प्रवासी श्रमिकों के पलायन के मुद्दे पर राजस्थान और यूपी सरकार आमने सामने है। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने 1000 बसों को चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन योगी सरकार ने अड़ंगा लगाकर इजाजत नहीं दी, जिसके बाद दोनों ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस ने यूपी की बसों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान सरकार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां पे सीधा आरोप यूपी सरकार के ऊपर लगाया कि यूपी सरकार ने जो है अड़ंगा डाला, जिसकी वजह से तमाम जो 1000 बसें थी जो प्रियंका गांधी ने जिनकी पेशकश की थी श्रमिकों के लिए, वो वापस खाली लौटी हैं। वहीं बसों को लेकर यूपी और राजस्थान सरकार के बीच विवाद थमता नहीं दिख रहा है। राजस्थान सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक श्रमिकों को राहत देने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। श्रमिक सड़कों पर पैदल भूखा प्यासा चल रहा है। प्रियंका गांधी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 1000 बसें भेजी, लेकिन यूपी सरकार ने इसमें बाधाएं डाली, बसों को एंट्री नहीं दी। पहले कहा बसें लखनऊ भेजो, बसें बॉर्डर पर भेज दी गई, तो कभी फिटनेस तो कभी कुछ कहकर अड़ंगे लगाए गए। वहीं राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किराए को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने मुफ्त में श्रमिकों को यूपी के अलग अलग हिस्सों में भेजा। यूपी सरकार के परिवहन विभाग की ओर से डीजल का बिल भरने की चिट्ठी मिली थी, जिसके आधार पर 36 लाख का बिल भेजा गया था। साथ ही खाचरियावास ने सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम पर केस दर्ज करने की मांग की है। निस्वार्थ भाव से मानवता को देखते हुए 1000 बसों को कांग्रेस पार्टी ने यूपी भेजने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसको बहुत देर तक परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन मिली तो कहा गया कि उसको लखनऊ भेजिएगा। फिर बाधाएं बनाने के लिए नाना प्रकार के कंडे अपनाए। कभी कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, कभी कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम हमारे बच्चों को लेने के लिए बसें लेकर आ रहे हैं। वो बसें लेकर आए, सरकार ने उनको परमिट किया। 18 अप्रैल को एक लेटर भी वो लिखते हैं और फोन पे हमारे एमडी से बात करते हैं। उनके एमडी डॉक्टर राजशेखर, और ये कहते हैं कि हमारी जो बसें राजस्थान में स्टूडेंट को लेने के लिए आई है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, आप उनमें डीजल डलवा दीजिए। और लिखित में एक लेटर रिक्वेस्ट, वो रात को उनमें डीजल डलवा देते हैं। जब डीजल उनमें डलवा देते हैं, उसके बाद हमारी तरफ से कोई लेटर नहीं जाता उनसे पैसे मांगने के लिए। 27 अप्रैल को एक लेटर वापस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मिस्टर राजशेखर लिखते हैं कि आपने जिन बसों में डीजल डलवाया था, उन बसों के डीजल का बिल भेज दीजिए। तो नॉर्मल प्रोसीजर है, उन्होंने बिल भेज दिया। 1032 बसों की लिस्ट वो सही मानते हैं, और उसके बाद भी परमिशन ये कहकर नहीं देते कि ये बसें कबाड़ हैं, इनकी फिटनेस नहीं है, इनका लाइसेंस डिबार हो चुका है, इनके पास परमिट नहीं है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि मैं अनुमति दे दूंगा, उस वक्त ये बात नहीं थी। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वहां के बोल रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के आदेश की अवहेलना की, आपराधिक कृत्य किया। मुकदमा दर्ज होना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप भी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में श्रमिक बसों के जरिए और फ्री में 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के मजदूर, जो हमारे हिंदुस्तान के देश हमारा है, हम सबका है, यहां से फ्री में हमने मजदूरों को वहां भेजा। हाथरस में, आगरा में, झांसी में, सब जगह। और ये रिकॉर्ड उनके पास भी है, हमारे पास भी। 1 रुपया किसी से नहीं लिया। पैसे का झगड़ा नहीं है। 2 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च करके तो रोडवेज से भेजें, ट्रेनों से अलग भेजें। हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। ज्योति जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। बसों को लेकर जो राजनीति का सिलसिला पिछले 3 दिन से चल रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी सरकार कह रही है कि राजस्थान सरकार ने बसों के लिए किराया वसूल किया है यूपी सरकार से। आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है?
देखिए, मैं इस मामले में कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सरकार की मदद करने के लिए बसों की व्यवस्था करने की बात कही। जो मजदूर जो हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नंगे पैर हैं, बिना खाए पिए, वो अगर सड़कों पर चल रहे हैं और सरकार की मदद के लिए अगर कोई भी आगे आता है तो मुझे समझ नहीं आता कि सरकार को उनसे मदद लेने में क्या आपत्ति हो सकती है। और अगर उस बात को लेकर के अगर बसेस अगर भेजी गई हैं तो यूपी सरकार को परमिट करना चाहिए था। 90,000 से ज्यादा मजदूर अपने अपने घर पहुंचते, सुरक्षित पहुंचते, अपने घर में होते, धैर्य और संयम के साथ अपने घर में रह रहे होते। इसमें यूपी सरकार की ही भलाई थी। यूपी सरकार को ही अपने यहाँ के नागरिकों की इस तरह की सुविधा को आगे बढ़ करके लेना चाहिए था। अब चूंकि वहां से राजनीति शुरू की गई कि आप परमिशन नहीं दे रहे हो, बसेस खड़ी है तो आगे नहीं आने दे रहे हो। कुछ बसेस आप मानते हो कि फिटनेस नहीं थी, खराब थी, ये थी, वो थी, तो जितनी थी मैं तो ये मानती हूँ अगर 10 बसें भी थी तो उनको भी जाने की परमिशन देते, 50 लोग अपने घर पहुंचते, 100 बसें सही थी उनको जाने की परमिशन देते, 300 तो परमिशन यहाँ देनी चाहिए थी। भले ही कितनी भी अगर 1000 बसें नहीं थी, कम भी थी तो परमिशन देनी चाहिए थी, आपका कहना है। हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, यहाँ पर साफ साफ कांग्रेस का कहना है कि अगर बसें कम भी थी तो परमिशन दी जानी चाहिए थी। दूसरी बात जो कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से वो ये कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट की बात बार बार बीजेपी उठा रही है या यूपी सरकार उठा रही है तो वो तो ऑलरेडी सस्पेंडेड है, 30 जून तक सभी मान्य है। तो इस तरह से क्यों आखिर उन मजदूरों को पैदल चलने पर मजबूर किया जा रहा है जब बसों की पेशकश की गई थी उसके बावजूद भी? देखिए, कांग्रेस ने जो किया है इस पूरे प्रकरण में वो केवल और केवल अपने पाप को छिपाने की कवायद की है। जो पाप कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में कर रही है, जो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में कर रही है, जो कांग्रेस की सरकार पंजाब में कर रही है, जो छत्तीसगढ़ में कर रही है, जो इन्होंने पाप किया उस पाप को छिपाने के लिए, केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता से घबरा कर इन्होंने ये टारगेट करने का काम किया, पत्र लिखना, प्रपंच करना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आपने कहा कि बसें वहां खड़ी हुई हैं और बस खड़ी थी या वहां मोटरसाइकिल खड़ी थी, बस खड़ी थी या वहां एम्बुलेंस खड़ी थी, बस खड़ी थी या मेटाडोर खड़ी थी, क्या खड़ा था? आप झूठ बोलोगे देश से? आप मजदूरों का मजाक बनाओगे? अब तो सबके सामने है कि हमारे विद्यार्थी जो राजस्थान में तैयारी करने गए कोटा में, उन विद्यार्थियों के साथ, विद्यार्थी तो पूरे देश का होता है, हम तो कहते हैं छात्र देश का नागरिक है, छात्र शक्ति राज शक्ति है, और उन छात्रों के से इन्होंने पहले तेल का पैसा लिया, फिर बाकी पैसा लिया, हमने सारा पैसा दिया है जी। वहीं हरियाणा सरकार है, उसने तो पैसा कोई नहीं लिया। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डेप्यूटी सीएम की सचिन पायलट की, उसमें उन्होंने कहा है कि जब यूपी की तरफ से उन्हें लेटर दिया गया उसके बाद उन्होंने डीजल के पैसे मांगे। खैर, आपका कहना इससे उलट है। शुक्रिया चंद्रमोहन जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राजस्थान सरकार के आरोपों पर यूपी सरकार ने जवाब दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान दोहरा रवैया अपना रही है। में बसों का किराया वो 36,36,000 और 664 रुपया का भुगतान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये संवेदना व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हम राजस्थान की बसें आपको बॉर्डर पे भेज रहे हैं। एक तरफ आप पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप बसों को भेजने का बॉर्डर पे आप किस नियत से और किस कारण से कर रहे हैं? 8 मई को आपने रिमाइंडर फिर क्यों किया था कि आप बसों का भुगतान हमें जल्दी से जल्दी करिए? आप हमसे भुगतान वसूली का मांगते हैं और दूसरी तरफ आप संवेदना दिखाते हैं। ये दोहरी मानसिकता मैं समझता हूं कि इस राष्ट्रीय नेतृत्व को शोभा नहीं देती। वहीं जोधपुर के सूरसागर से विधायक सूर्यकांता व्यास के बेटे की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है, जबकि विधायक सूर्यकांता व्यास की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खुद जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित और चिकित्सा विभाग के अधिकारी विधायक निवास पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है।
जोधपुर के प्रभारी सचिव नवीन महाजन पिछले 2 दिनों से जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कर्फ्यूग्रस्त इलाके का दौरा किया, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जोधपुर में पिछले दिनों लगभग 40,000 प्रवासी श्रमिक आए हैं। इन सभी श्रमिकों की जांच करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब अगले 7 दिनों में प्रवासी श्रमिकों के कोरोना जांच हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि बाहर से आने वाले श्रमिकों को 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखें। ये जो माइग्रेंट्स आए हैं इनकी हमें टेस्टिंग बड़े पैमाने पे करनी पड़ेगी। जैसे हमने शहर में बहुत अच्छी लेवल की टेस्टिंग की थी, यही प्रयास अब हम केंद्रित करेंगे इन प्रवासियों पे। 60% के आसपास अब से जो हम टेस्ट करेंगे वो सिर्फ हम इन प्रवासियों पे केंद्रित करेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो ये संक्रमण है ये ना फैले। उधर राजस्थान के सिरोही में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। इसी बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। सिरोही जिले में के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज चिराग ने कोरोना को हरा दिया है। नवाखेड़ा गांव के रहने वाले चिराग को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और 14 दिन तक होम क्वारंटीन रहने का निर्देश दिया गया है। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने भी चिराग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि चिराग के दृढ़ निश्चय और डॉक्टरों की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज सिरोही का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर चिराग को विदाई दी। हमारी जो मेडिकल की टीम है दिन रात मेहनत करके ठीक किया है। पहला सैंपल उसके बाद रिपीट किया गया, वो नेगेटिव आया। सेकंड सैंपल फिर उसको रिपीट करवाया गया, फिर नेगेटिव आया। कल उनको 14 दिन जो क्वारंटाइन पीरियड है कंप्लीट हो गया। सभी लोग सीख रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन हम किसी को भी पहले अनुभव नहीं था। सरकार भी सीख रही है, अधिकारी भी सीख रहे हैं, नागरिक भी सीख रहे हैं। इस नाते हमारे सिरोही की चिकित्सा विभाग ने ये पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज नेगेटिव हुआ है, तो ये एक उपलब्धि है। राजस्थान की और खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान खान। ओवर टू यू इमरान। जी बिल्कुल आकांक्षा, राजस्थान की जो पहली खबर हम बताने जा रहे हैं वो हमारे बिल्कुल अमानवीय खबर है, एक दिल दहला देने वाली खबर है। राजस्थान दिल्ली हाईवे पर एक ऐसे व्यक्ति की जो तस्वीर वायरल हो रही है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये मरे हुए जानवर का लाश खाते हुए दिख रहा है। तो बिल्कुल दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है। ये हाईवे पर जयपुर दिल्ली हाईवे पर ये तस्वीर शूट की गई है। प्रद्युमन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने इसे शूट किया है। जब वो इस रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि एक व्यक्ति मांस खा रहा है, वो भी मरे हुए जानवर को। तो उसे देखकर वो वहां पे रुके और रुककर उनकी मदद की, उन्हें किनारे बुलाया और अपने जो कार में फूड पैकेज रखे थे वो उन्हें दिया खाने के लिए, और वहां पे एक वीडियो भी बनाई। उन्होंने बताया कि जो ये तस्वीर उस समय जाते समय उन्होंने ये शूट की थी। जब देखा उन्होंने ऐसे तो उन्होंने खानाबदोश युवक को आवाज दी। आवाज देकर उन्होंने अपने पास बुलाया और उन्होंने जो है उन्हें फूड पैकेट दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जब वो वहां पे रुके तो देखे कि कुछ लोग तमाशबीन बने इस मंजर को देख रहे हैं और कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। जब उन्होंने उसे फूड पैकेट दिया और सड़क के किनारे बुलाया तो वहां मौजूद कुछ जानवर वो उस मरे हुए जानवर के मांस खाने में जुट गए। तो ये तस्वीर दिल्ली जयपुर हाईवे की है। प्रद्युमन नाम के व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने ये बताया कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है वीडियो बनाने का कि लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें और अगर कोई मदद करने वाला अगर कोई व्यक्ति ऐसा जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद की जाए और उसे खाना खिलाया जाए। इस कोरोना के इस संकट में किसी को ऐसे न छोड़ दिया जाए कि वो मरे हुए जानवर का मांस खाने लगे। तो एक तरफ शर्मसार घटना करने वाली जो घटना सामने आई है उसमें एक इंसानियत का चेहरा भी दिखा है कि किस तरह से एक कार युवक उतरता है, मदद करता है और एक मैसेज देने के लिए जो है वो अपील करता है लोगों से वीडियो बनाने के बीच। यानी लॉकडाउन के बीच संकट के इस दौर में एक किसी जरूरत आदमी की मदद कैसे की जाए वो मैसेज दिया गया है। और दूसरी खबर जो जयपुर से है वो ये है कि आज ही लंदन से 128 राजस्थानियों को जयपुर लाया जाएगा फ्लाइट के जरिए।
और आपको बता दें कि 22 मई से 1 जून तक कुल 13 फ्लाइट्स के जरिए 2000 प्रवासी राजस्थानियों को लौटाया जाएगा। वो अपने प्रदेश लौटेंगे, अपने घरों को लौटेंगे, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, रूस, कजाकिस्तान, फिलीपींस जैसे कई देशों से आएंगे। ये खबर भी दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है। केंद्र सरकार के वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में जो राजस्थानी फंसे हैं उन्हें आज से लाया जाएगा। 22 मई उनकी पहली फ्लाइट होगी। 1:40 पर वो जयपुर पहुंचेंगे। पहले वो दिल्ली उतरेंगे, दिल्ली फ्लाइट लैंड करेगी, दूसरी फ्लाइट से जयपुर जाएंगे और जयपुर जाते ही सुरक्षा घेरे में उन्हें ले लिया जाएगा और वहां पे उनकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद ही उन्हें अपने घर जाने दिया जाएगा। अगर कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें सीधे होटल भेजा जाएगा, वहां क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। उसके बाद 14 दिनों तक और घर पे क्वारंटीन सेंटर में रहने की सलाह दी जाएगी। यानी 22 मई से 1 जून तक कुल 13 फ्लाइट चलेंगी, जिनमें 2000 प्रवासी राजस्थानी अपने घर को लौटेंगे। आपको जैसा कि बताया कि बचे हुए यात्री यहां से होंगे उनको 20-20 के ग्रुप में रखते हुए थर्मल स्क्रीनिंग और अन्य जांच की जाएगी, जिसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के आधार पर उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। अगर कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो एयरपोर्ट से ही होटल ले जाया जाएगा, जहां क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, वहां पे उनको रखा जाएगा और फिर उसके बाद 14 दिन तक घर में रहने की सलाह दी जाएगी। अगली खबर जो है वो जयपुर से ये है कि जयपुर राजस्थान रोडवेज ने ये फैसला किया है कि अब 55 रूटों पर राजस्थान रोडवेज की बसें चलेंगी और इसके टिकट ऑनलाइन मिलेंगे। 2 महीने तक सब कुछ बंद था, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था और अब कल से जो है वो इस रोडवेज का संचालन शुरू होगा। इसकी मंजूरी दे दी गई है। जयपुर के सिंधी कैंप की जगह अभी ट्रांसपोर्ट नगर से ही बसें चलाई जाएंगी। रोडवेज मुख्यालय जयपुर में देर शाम बैठक हुई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। उस निर्णय में 55 रूट तय किए गए हैं, मार्गों की सूची बनाई गई है। रोडवेज के मुख्यालय स्थित सिंधी कैंप में केवल श्रमिकों को रेलवे स्टेशन ले जाने का काम किया जाएगा। बाकी जयपुर रोडवेज मुख्यालय से बसें चलेंगी। बसों में यात्रा के लिए रेलवे की तर्ज पर ऑनलाइन बुकिंग होगी। यह बुकिंग मोबाइल ऐप ई मित्र से कराई जा सकेगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही बसें चलेंगी और एक बस में अधिकतम 30 यात्री बैठेंगे। कुछ खास बात है जो आपको बता दें कि एक बस में अधिकतम 30 आदमी बैठेंगे। बस का संचालन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। बिना मास्क पहने आप बस में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बस सैनिटाइज होगी। हर बस केंद्रीय बस स्टैंड से ही चलेगी। रास्ते में किसी भी यात्री को उतारा या चढ़ाया नहीं जाएगा। बस स्टैंड में अधिकारी हर तरह की थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद ही बस में प्रवेश देंगे। बस परिचालक मास्क लगाकर बसों का संचालन करेंगे। बसों को भेजने से पहले परिचालक की जिम्मेदारी होगी कि वह यात्रियों के बीच तय दूरी रखे, यानी जो लोग बैठेंगे वो तय दूरी पर बैठे। जयपुर से 19 शहर और कस्बों के लिए बस चलेगी। ये एक खबर। और अगली खबर जो जयपुर से है वो ये है कि दूल्हा दुल्हन के लिए तैयार किए जा रहे कपड़ों से मैच करते मास्क, पार्टी वियर, कुर्ती व सूट के साथ भी मास्क का ट्रेंड, यानी मास्क का एक बाजारीकरण, एक नया रूप दिख रहा है। जिस तरह का ड्रेस, उसी ड्रेस के हिसाब से दुल्हन का जो ड्रेस होगा, लहंगा, शेरवानी, दूल्हे का, उसी ड्रेस से मैचिंग मास्क भी बनाए जा रहे हैं। दुल्हन और दूल्हे के लिए ज्वेलरी बेस्ड मास्क भी तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर में अब ये एक शादी के मौके पर एक नया ट्रेंड मास्क का चला है। बच्चों को की पसंद को ध्यान में रखकर इमोजी कार्टून वाले मास्क बनाए जा रहे हैं। जयपुरियाइट्स पार्टी लवर हैं और स्टाइल में रहना पसंद करते हैं। अब लोग जान गए हैं कि कोरोना के साथ ही जीना है, सीखना है, लड़ना है, तो उसके लिए ये नया तरीका इजाद किया है, एक यूनिक तरीका कि जिस तरह अपने ड्रेस और मैचिंग यानी फैशन के हिसाब से मास्क डिजाइन किए जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ डिजाइनर ड्रेस में मैच करते हुए स्टाइलिश लुक को बनाया गया है। जिस फैब्रिक की ड्रेस होगी उसी का पार्टी मास्क भी होगा। और इस तरीके से एक डिजाइनर ने कहती हैं कि फुल बॉडी कवर्ड गाउन्स, गर्ल्स एसेसरीज, स्कार्फ्स कॉम्बो, मैचिंग किट तैयार किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा भी प्राथमिकता होगी। पूरा संदेश देना कि सुरक्षा है और एक फैशन भी होगा। तो इस तरह की जो है ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने कपड़े के मैच के हिसाब से मास्क पहने हुए हैं लोग, यानी एक तरह से पार्टी वियर अब मास्क भी आने लगा है। पति पत्नी और भाई बहन ने कॉम्बो मास्क बनाया, तो इस तरीके से राजस्थान में एक मास्क का ट्रेंड भी चल पड़ा है।
और अगली खबर जो कि किसानों के लिए है, राजस्थान में लाखों किसानों को अगले महीने लग सकता है बड़ा झटका बिजली का, और उसमें यह है कि कोरोना से जंग लड़ रहे राजस्थान के लाखों किसानों को अगले माह झटका लगने वाला है। इस संकट काल में बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे किसानों का विद्युत कनेक्शन अगले माह से काट दिया जाएगा। निगम ने खुले तौर पर कह दिया है कि किसानों से कि कृषि कनेक्शन के बिल नहीं भरेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे किसानों के लिए चिंता की घड़ी है। कहा तो भी जा रहा है कि प्रदेश में करीब 14,50,000 कृषि कनेक्शन है, जिसमें 90% कनेक्शनों के विद्युत बिल जमा नहीं, यानी 90% लोगों ने बिल जमा नहीं किए हैं। निगम ने अपना तर्क दिया है कि अनाज मंडी खुल जाएगी, अनाज बेचकर पैसे ले रहे हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से पैसे जमा करने चाहिए। किसान यदि पैसा नहीं जमा करेंगे तो बिजली खरीदना मुश्किल होगी। ऐसे में अगले माह कनेक्शन काटना उनकी मजबूरी हो जाएगी। लिहाजा इस माह किसानों को बिजली के बिल की राशि चुकानी ही होगी। अधिकारियों ने ऐसा कह दिया है, न करने पे उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि कनेक्शन पर हर साल जो खर्च होती है वो 2,000 करोड़ यूनिट बिजली खर्च होती है। साल भर में 1,800 करोड़ रुपए किसानों से मिलते हैं। फिलहाल वर्तमान में जो है 14,50,000 कृषि कनेक्शन है। कृषि कनेक्शन पर प्रति यूनिट 90 पैसे वसूल रहा है विद्युत निगम। निगम के अनुसार 5.50 प्रति यूनिट पड़ रही है बिजली। प्रदेश में अभी 3 लाख किसान कनेक्शन की लाइन में आवेदन तब कर चुके हैं। 2012 यानी फरवरी तक के आवेदनों पर हो रहे हैं कृषि कनेक्शन जारी। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। ज्यादा राजस्थान की खबरें के लिए स्टूडियो चलते हैं आकांक्षा के पास। जी शुक्रिया इमरान, तमाम राजस्थान की अहम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए।